तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे इसका पार्ट 3 मानक विचलन। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है आंकड़ों का प्रक्रमण, डाटा प्रोसेसिंग। उसमें आज हम मानक विचलन के बारे में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकीर्णन के माप के रूप में मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे अधिक प्रचलित माप है। इसे विचलनों के वर्ग के औसत के वर्गमूल के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसकी गणना हमेशा माध्य के परिप्रेक्ष्य में की जाती है। मानक विचलन प्रकीर्णन का सर्वाधिक स्थिर माप है जिसका अन्य सांख्यिकीय गणनाओं में उपयोग किया जाता है। ग्रीक अक्षर, इस तरीके का ग्रीक अक्षर है जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन का संकेत मानते हैं। संकेताक्षर, इसे हम सिंबॉलिक के रूप में जो ग्रीक वर्ड है तो इसको हम यूज करते हैं, जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करने के लिए किसी श्रेणी के माध्य से प्रत्येक मूल्य के विचलन x का वर्ग x स्क्वायर किया जाता है। जहां यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि इस चरण के कारण विचलनों के सभी ऋणात्मक मान धनात्मक हो जाते हैं। यह प्रक्रिया मानक विचलन को औसत विचलन की एक बड़ी आलोचना से बचा लेते हैं, जो मापांक x का उपयोग करता है। इसके पश्चात विचलनों के सभी वर्गों को जोड़ दिया जाता है। सिग्मा x स्क्वायर, इसमें यह सावधानी रखनी होती है कि विचलनों को पहले जोड़कर फिर वर्ग नहीं किया जाता। इस वर्ग विचलनों के योग को पदों की संख्या से विभाजित करके उसका वर्गमूल निकाला जाता है। इसलिए मानक विचलन को वर्गमूल माध्य वर्ग विचलन के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। दिए हुए आंकड़ों के लिए इसकी गणना निम्न सूत्र के उपयोग के द्वारा की जाती है। तो सूत्र ये लगता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आप थेरेटिकली अगर आप ज़्यादा भी याद नहीं कर सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए, बस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और आपको ये रूल नियम पता हो। चलिए अब देखते हैं निकाल के एक बार। गणना के पदों में वर्गमूल निकालने से पहले यह परिभाषिक शब्द आता है, इसे प्रसरण कहा जाता है। प्रसरण का उपयोग अग्रिम सांख्यिकीय गणनाओं में किया जाता है। इसका वर्गमूल ही मानक विचलन होता है। इसी प्रकार इसका विपरीत भी सत्य है, अर्थात मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन का अर्थ ही प्रसारण है। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना। तो अनग्रुप्ड जो डेटा है उसके लिए हम कैसे गणना करेंगे मानक विचलन की, हम देखते हैं। तो मूल्य यहाँ पर दिए गए हैं, तालिका है। x की वैल्यू दी गई है 1, 3, 5, 7 और 9। अब इसमें हमने एक क्या मान लेना है, माध्य बीच में मान लेना है। तो उसे हम कल्पित माध्य जिसे हम कहते हैं, हम मान लेंगे किसी को भी। तो हमने जैसे 5 को मान लिया। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इसमें 0 वाले मध्य वाले को हम इसमें मान लेते हैं। तो 5 हमने मान लिया, ठीक। 5 हमने मान लिया है तो हम क्या करेंगे, x बार जो है हम उसमें 5 को रख लेते हैं। तो चलिए इस नियम के अनुसार चलेंगे। यहाँ पर एक माइनस का एरो होगा, कुछ चीज़ें मिसप्रिंट है इसमें। तो यहाँ पर हम करते हैं -5, तो कितना हो जाएगा, इजिकल टू 4 -5। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसे इरेज कर लेंगे, उसके बाद हम ऐसे आसानी से कर सकते हैं। -5 इजिकल टू -4, -5 इजिकल टू 2, -5, 5 में से 5 गया 0, -5 इजिकल टू 2, यहाँ पर भी -5 इजिकल टू, यहाँ पर आएगा आपका क्या, 4, यहाँ पर क्या आएगा
4। ठीक, तो ये मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसे निकालेंगे, जो आपको एक्स बार वैल्यू जो आपको एक्स की निकालनी है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको एक मानक विचलन एक कल्पित मान मानने के बाद आप इसे निकाल सकते हैं। 5 में से 1 या -4, 5, 3, -2, 0, 2 और 4। अब इसको आप क्या कर देना, स्क्वायर। स्क्वायर करने के लिए एक सामान्य सा नियम क्या लगता है? स्क्वायर करने के लिए सामान्य सा नियम लगता है कि आपको क्या करना है? आपको करना है 4, जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 0 इंटू 0 तो 0 ही होगा, और 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16। तो इस तरीके से आपने एक्स स्क्वायर भी ज्ञात कर लिया या प्राप्त कर लिया। अब टोटल आपने इसको ऐड करके तो आपने निकाल लिया है कि इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 25। ठीक, अब हम यहाँ पर इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है, इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे 16 प्लस 4 अगर ऐड करेंगे तो 20, और इधर भी 16 प्लस 4 ऐड करेंगे तो 20, 20 20 40 हो जाएगा। तो 40 इजिकल टू अपॉन 5 हो जाएगा, अंडर रूट में ही रखा जाएगा। तो अंडर रूट में इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इतनी आपकी निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। तो बड़ा सरल सा एक एग्जांपल दिया गया है, जो प्रोसेस मैंने फॉलो की थी उस प्रोसेस को आप रिवाइंड करके देखिएगा तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। उपरोक्त गणनाओं के पदों के सारांश निम्नानुसार हैं। सभी मूल्यों को x द्वारा चिन्ह स्तंभ में रखा गया है। सभी मूल्यों को जोड़कर उसमें कुल पदों का भाग देकर माध्य ज्ञात किया गया है। प्रत्येक मूल्य का विचलन x वास्तविक मूल्य से माध्य को घटाकर प्राप्त किया गया है। इसकी शुद्धता की जांच विचलनों के योग से की जा सकती है, जो कि सदैव शून्य होता है। इस अभ्यास में भी यह तथ्य देखा जाता है। विचलन x को वर्ग करके उसका योग किया गया है। सभी वर्ग विचलनों के योग को पदों की संख्या से विभाजित किया गया है। पुनर्स्मरण कीजिए कि इससे प्रसरण ज्ञात हो जाता है। इसका वर्गमूल निकालने से मानक विचलन प्राप्त होता है। वर्गमूल निकालने के बाद हमने मानक विचलन यहाँ पर प्राप्त कर लिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन। अब अगला क्वेश्चन है, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना। वर्गीकृत हो तो ये कैसा था, ये था आपका यहाँ पर अनग्रुप्ड। अब यहाँ पर क्या है, ग्रुप्ड है, ग्रुप में बटा हुआ डेटा है। तो इससे अब मानक विचलन या स्टैंडर्ड डिविएशन हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या रूल लगता है। वर्ग यहाँ पर दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई है। निम्नांकित तालिका में वर्गीकृत आंकड़ों के लिए मानक विचलन ज्ञात करने की विधि समझाई गई है। इस तालिका के प्रथम 4 स्तंभों तक पद वही हैं जो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य की गणना करते समय अपनाए थे। हम गणना का प्रारंभ मध्यांतर वर्ग 150 से 160 में कल्पित माध्य मानकर करते हैं। अतः इस मध्यांतर वर्ग के सम्मुख तीसरे स्तंभ में अर्थात कल्पित माध्य से पद विचलन 0 अंक दिया गया है। इसके पश्चात अन्य वर्गों के पद विचलन अंकित किए जाते हैं। स्तंभ 4 एफ एक्स बार या डैश भी आप इसे कह सकते हैं के मान पिछले 2 स्तंभों के गुणनफल 5वें एक्स डैश 2 के मान तीसरे व चौथे स्तंभों के गुणनफल हैं। इसके बाद सभी स्तंभों का मान योग कर लिया जाता है। कुछ नहीं, आप अगर इसे याद नहीं भी रखते हैं, इसे काटना ठीक नहीं है, बट आपको क्या करना है, आपको सीधी सी बात पता होनी चाहिए। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए मानक विचलन यानी कि जो ग्रुप्ड डेटा है उसके लिए हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। आपको वैल्यू दे दी गई है, अब आपको बस इसे क्या करना है, नियम के अनुसार खफा देना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर वर्ग आपने लिख दिए, ग्रुप लिख दिए हैं 120 to 180 तक यहाँ पर है।
फ्रीक्वेंसी आपने ऐड कर दी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कल्पित माध्य निकालना है। कल्पित माध्य अक्सर उसको माना जाता है जिसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू की ज़्यादा किसमें, 12 की है, तो हम इस वाले को क्या मान लेंगे, कल्पित माध्य मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर से हमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया ऊपर को। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 1 2 और 3। ठीक, ये ऊपर को जा रहे थे माइनस में चले जाएंगे, नीचे की ओर आ रहे हैं तो हम क्या कर लेंगे, इसे प्लस में ले लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स अगर दिया गया है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 6 जा 6। अब इन टोटल ऐड कर दीजिए, 6 प्लस 8 प्लस 6, 6 2 जा 12, 12 में 8 अगर ऐड करेंगे 20, तो ये हो गया आपका। उसके बाद अगर आप नीचे को जाएंगे, 1 10 जा 10, 6 2 जा 12, 12 और 10 को अगर ऐड करेंगे तो 22 ये टोटल हो गया। तो एफ एक्स डैश अगर आपको निकालना है तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी 2 इसकी निकल आई है, और यहाँ पर टोटल नंबर कितने, 40 आ गए। और अगर आपको ये निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, एफ एक्स टू, तो एफ एक्स टू में आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप देखते हैं 6 3 जा 18, 8 2 जा 16, 1 6 जा 6, 0 0, 1 10 जा 10, और बार दूना का 24, तो 274 वैल्यू इसकी आ गई। मानक विचलन की गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, और आप क्या करेंगे, इस सूत्र को अप्लाई वहाँ पर करेंगे, आई स्क्वायर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ एक्स डैश अपॉन एन। तो इस रूल में बैठा के आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब हम जाते हैं अगले हेडिंग की ओर, जो है विचरण गुणांक। तो इसे भी देख लेते हैं। यदि आंकड़े माप की अलग अलग इकाइयों में भिन्न भिन्न स्थानों अथवा अवधियों के हों तथा उनकी परस्पर तुलना करनी हो तो विचलन गुणांक बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। विचलन गुणांक मानक विचलन के माध्यम को माध्य के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त करता है। इसका निर्धारण निम्नांकित सूत्र के उपयोग द्वारा होता है। तो CV बराबर हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मानक विचलन बट्टे माध्य गुणा 100। तो ये है आपका CV निकालने का है, विचरण गुणांक निकालने का सूत्र। तो CV स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इज इक्वल टू 100। तो इस तरीके से आप 2.7, तो जो डाटा आपको 2.7 में दिया गया है तो उस हिसाब से आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब अगला हम आते हैं कोटि सहसंबंध में, रैंक कोरिलेशन इसे हम कहते हैं। तो सहसंबंध के बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। अभी तक जितनी सांख्यिकी विधियों की विवेचना की गई है उन सभी का संबंध एक ही चर से था, एक ही वेरिएबल से था। अब हम दो चरों के मध्य साहचर्य के अन्वेषण करने वाली विधियों की व्याख्या करेंगे तथा यह भी देखेंगे कि इस साहचर्य की अभिव्यक्ति संख्यात्मक रूप से कैसे की जा सकती है। दो या दो से अधिक चरों के बारे में चर्चा होने पर जिज्ञासा उठती है कि क्या किसी एक चर में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे चर में किसी प्रकार के परिवर्तन पर पड़ता है। बहुधा हमारी रुचि दो या दो से अधिक चरों के मध्य साहचर्य अथवा पारस्परिक निर्भरता की प्रकृति जानने में रहती है। ऐसा समझा जाता है कि सहसंबंध इस उद्देश्य से उपयोगी है। आधारभूत रूप से यह दो या दो से अधिक चरों के मध्य साहचर्य का माप है। चूंकि हम इसके अंतर्गत यह अध्ययन करते हैं कि
संबंधित घटक एक दूसरे के साथ किस प्रकार विचरण करते हैं, अतः इन्हें चर कहा जाता है। इस प्रकार पारिभाषिक शब्दावली के रूप में सहसंबंध से तात्पर्य दो चरों के मध्य अनुरूपता अथवा साहचर्य की प्रकृति एवं गहनता से है। इस परिभाषा में सम्मिलित पारिभाषिक शब्दावली के रूप में प्रकृति, नेचर, गहनता, स्ट्रेंथ है, और आवश्यक दिशा, डायरेक्शन, और मात्रा है, जिसके अनुरूप दो चर परस्पर विचरण करते हैं। तो सहसंबंध में अब चरों के बीच बात होगी, दो वेरिएबल्स इसमें बात करेंगे, एक चर दूसरे चर से कैसे कोरिलेट है। ठीक, चलिए अगला है सहसंबंध की दिशा। डायरेक्शन देखेंगे हम किसकी, कोरिलेशन की। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ प्राप्ति के लिए निवेश किया जाता है। इससे तीन संभावनाएं रहती हैं। पहला, निवेश में वृद्धि से प्राप्ति में भी वृद्धि होती है। अगर आप निवेश में वृद्धि करेंगे, प्राप्ति में भी वृद्धि होगी। अगला है, निवेश में वृद्धि से प्राप्ति में कमी। और नेक्स्ट है, निवेश की मात्रा में परिवर्तन से प्राप्ति की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो। प्रथम स्थिति में निवेश तथा प्राप्ति में साहचर्य की दिशा एक ही है। इस स्थिति में ऐसा कहा जाता है कि दोनों के मध्य धनात्मक संबंध है। तो पहली स्थिति कौन सी मानी जाती है, धनात्मक संबंध वाली मानी जाती है, सहसंबंध वाली। दूसरा है, द्वितीय स्थिति में निवेश व प्राप्ति के मध्य परिवर्तन की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, अतः कहा जाता है कि दोनों के मध्य ऋणात्मक संबंध है। तो इस हम इसे क्या मानेंगे, दूसरे वाले को ऋणात्मक संबंध मानेंगे। अगला है, तृतीय स्थिति में निवेश व प्राप्ति के मध्य कोई साहचर्य विद्यमान नहीं है, अतः यह कहा जाता है कि दोनों के मध्य कोई महत्वपूर्ण सांख्यिकीय संबंध नहीं है। तो तीसरे वाले में कोई भी संबंध नहीं, से हम नील मानेंगे, जीरो मानेंगे। आइए अब हम चित्र 2.7 देखें। अच्छा, ये जो वेरिएबल हैं, जो चर हैं, ये आप समझ रहे हैं, चर, ठीक है ना, वेरिएबल। अभी वेरिएबल कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, जैसे ऋषि और तापमान, नहीं तापमान की जगह वर्षा करते थे, हाँ, वर्षा। तो ये दो चर हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। ठीक, वर्षा ज़्यादा होगी तब भी एग्रीकल्चर अच्छी नहीं होगी, वर्षा कम होगी तब भी एग्रीकल्चर अच्छी नहीं होगी, वर्षा अगर लिमिट की होगी तब एग्रीकल्चर अच्छी होगी। ठीक है ना, जितनी आवश्यकता है। देखिए, चावल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है तो चावल के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, तो राइस अच्छा ग्रो करेगा। अगर राइस में पानी कम होगा तो राइस अच्छा ग्रो नहीं करेगा। तो दोनों की क्वांटिटी, दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, तो एक दूसरे पर डिपेंड हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं, अलग हम वेरिएबल भी ले सकते हैं इसमें। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट। तो ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इकोनॉमी अच्छी होगी तब एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ये रहते हैं। तो चलिए आगे को बढ़ते हैं। चित्र 2.7 में देखें, जो चित्र 2.6 से एकदम विपरीत है, उसमें रेखा चित्र पर अंकित मानों की दिशा ऊपर बाएं से दाएं की ओर। यह भी ध्यान दीजिए कि x अक्ष पर प्रत्येक एक इकाई वृद्धि के साथ साथ y अक्ष पर 2 इकाइयों की कमी हो जाती है। यह ऋणात्मक सहसंबंध का उदाहरण है। इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों चरों में एक दूसरे के विपरीत गति करने की प्रवृत्ति है, अर्थात यदि एक चर में वृद्धि हो तो दूसरे चर में कमी होती है, तथा इसका विपरीत भी। इस प्रकार साहचर्य हमें कई भौगोलिक युग्म चरों में
मिल सकता है। समुद्र तल से ऊंचाई तथा वायुदाब, तापमान, वायुदाब आदि कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं। इससे यह भी अर्थ निकलता है कि सहसंबंध की घोतक संख्या से पहले गणितीय चिन्ह होना आवश्यक है, प्लस या माइनस। एक अधिक आवश्यक रूप से, जबकि सहसंबंध ऋणात्मक हो। कुछ नहीं करना, अगर आपको ये थ्योरी याद नहीं रहती है, आप सीधे से डायग्राम पे आए। ठीक, तो ये धनात्मक है, ये पॉजिटिव जो आपका कोरिलेशन है उसकी बात कर रहा है। जो पहली वाली यहाँ पर कंडीशन रखी गई थी, पहली कंडीशन क्या रखी गई थी? निवेश में वृद्धि से प्राप्ति में वृद्धि। अब निवेश को हम अगर x मान लें और प्राप्ति को हम y मान लें तो ये क्या होता है? सकारात्मक बनता है। तो इसे मान लीजिए आप y और इसे मान लीजिए x, और दोनों क्या हो रहे हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 2, 3, 4, 10। तो दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। 4, 2, 6, 4, 8, 5, 10, 6। तो इस तरीके से दोनों x और y दोनों के दोनों चर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। क्या कहेंगे? धनात्मक सहसंबंध। यहाँ पर भी दिया गया ना, उसमें रेखा चित्र पर अंकित मानों की दिशा ऊपर बाएं से नीचे दाएं ओर हो। यह भी ध्यान दीजिए कि x अक्ष पर प्रत्येक इकाई वृद्धि साथ साथ y की दोनों दिशाओं में कमी हो तो ऋणात्मक सहसंबंध का उदाहरण है। इसका यह अर्थ हुआ कि ठीक है, ये तो ऋणात्मक सहसंबंध। अगर धनात्मक सहसंबंध की बात करेंगे तो धनात्मक सहसंबंध में क्या होता है कि आपका इस तरीके से इनकी जो दिशा है वो क्या होगी? दाएं की ओर बढ़ेगी ऊपर। ऋणात्मक सहसंबंध में आप देखिए कि ऋणात्मक सहसंबंध में क्या हो रहा है? यहाँ से डायरेक्शन बढ़ रही है, बट ये तो बढ़ रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 20 तक। बट यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू है x और y, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है, 9, 8। तो इस तरीके से यहाँ को बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया? ऋणात्मक सहसंबंध हो गया। अगर आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि जब दो चरों के मध्य एक ही दिशा में परिवर्तन हो तो उसे धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं ना, प्लस 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 हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? एक दिशा में तो माइनस हो रहा है, एक दिशा में प्लस हो रहा है। तो इस तरीके से सहसंबंध क्या हो गया? ये ऋणात्मक सहसंबंध हो गया। ठीक, चलिए अब सहसंबंध की गहनता हम देखेंगे, डेप्थ क्या है इसकी, किस तरीके से इसे हम और अच्छे से समझ सकते हैं। जब सहसंबंध की दिशा ऋणात्मक अथवा धनात्मक के विषय में संदर्भ आ चुका होता है तो स्वाभाविक रूप से यह जानने के लिए जिज्ञासा जागृत होती है कि दोनों चरों में अनुरूपता अथवा साहचर्य की गहनता की मात्रा कितनी है। इस अनुरूपता अथवा साहचर्य की गहनता की मात्रा गणितीय दृष्टि से अधिकतम 1 तक होती है। इस मात्रा में सहसंबंध की दिशा का पहलू जोड़ने पर इसका अधिकतम विस्तार -1 से 0 की ओर होते हुए +1 तक होता है। इसका मान किसी भी परिस्थिति में 1 से अधिक नहीं हो सकता। इस विस्तार का रैखिक वर्णन चित्र 2.8 में दर्शाया गया है। सहसंबंध पूरा एक होने पर चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक, इसे पूर्ण सहसंबंध कहते हैं। इस प्रकार गहनतम सहसंबंध के दो विपरीत सिरों के ठीक मध्य में शून्य सहसंबंध स्थित है, जिस बिंदु पर चरों के मध्य सहसंबंध का अभाव, सहसंबंध की अनुपस्थिति होता है। तो जीरो सहसंबंध भी होता है। जीरो से अगर इधर की ओर बढ़ रहे हैं तो प्लस सहसंबंध, और इधर की ओर बढ़ रहे हैं तो माइनस सहसंबंध, और एक ही इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। सहसंबंध की दिशा का निर्धारण है। पूर्ण सहसंबंध, अब हम पूर्ण सहसंबंध क्या है इसे देख लें जरा। परफेक्ट कोरिलेशन जिसे हम कहते हैं। चित्र 2.6 तथा 2.7
की रचना दो चरों के मध्य विशिष्ट साहचर्य को दर्शाने के लिए किया गया है। ध्यान दीजिए कि रेखाचित्र x तथा y मानों का बिखराव अथवा प्रकीर्णन दर्शाते हैं, इसलिए ऐसे रेखाचित्रों को प्रकीर्ण आरेख अथवा प्रकीर्ण अंकन कहते हैं। चित्र 2.6 से यह स्पष्ट है कि जब इस प्रकार के युग्म के मानों को अंकित किया जाता है तो सभी बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित होते हैं। जब यह सरल रेखा प्रकीर्ण रेखा के निचले बाएं से ऊपरी भाग की ओर जाती है तो यह पूर्ण धनात्मक सहसंबंध का उदाहरण है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि क्या होता है जब यह सरल रेखा प्रकीर्ण आरेख के निचले बाएं से पूर्ण दाएं भाग की ओर जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा था ये बायां है, ये बाएं से क्या हो रही है, बायां बाएं से पूर्णतः दाएं जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये धनात्मक है। ठीक, ये आप समझ गए हैं। ठीक इसके विपरीत इसमें भी सरल रेखा पर अंकित यह रेखा प्रकीर्ण रेखा के ऊपर बाईं ओर बाएं भाग से इसके निचले दाएं भाग की ओर विस्तारित होती है। बाएं भाग से दाएं भाग की ओर, देखिए बायां है तो बाएं से क्या हो रही है, दाएं भाग की ओर विस्तारित हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस। तो कई बार चित्र बना के आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं और चित्र के आधार पे आपसे पूछा जाता है कि बताइए धनात्मक है कि ऋणात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको वहां पर देखना पड़ता है। ठीक, यह पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध का उदाहरण है। सहसंबंध का अभाव अथवा शून्य सहसंबंध तब होता जबकि युग्म के दोनों एक दूसरे में परिवर्तन का कोई प्रत्युत्तर नहीं देते। इस स्थिति में दोनों चरों के मध्य कोई सहसंबंध नहीं होता है, अतः इसे सहसंबंध के अभाव अथवा शून्य सहसंबंध की स्थिति कहते हैं। चित्र 2.9 में दर्शाया गया है कि x चर में परिवर्तन का y चर द्वारा प्रत्युत्तर नहीं दिए जाने के कारण उत्पन्न शून्य सहसंबंध को प्रकीर्ण अंकन A द्वारा दर्शाया गया है। इसी प्रकार प्रकीर्ण अंकन B में भी शून्य सहसंबंध की स्थिति है जो कि y चर में परिवर्तन पर x चर द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिए जाने के कारण उत्पन्न हुई है। तो हमने ऋणात्मक सहसंबंध और धनात्मक सहसंबंध तो हम देख चुके हैं। ठीक, इस तरीके से ये हमारा धनात्मक सहसंबंध था और ये हमारा ऋणात्मक सहसंबंध था, जिसमें क्या हो रहा था कि दोनों वैल्यू बढ़ रही थी। ठीक, 2, 4, 6, 8 करके 20 तक, और यहाँ पर 1 से 10 तक। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, एक वैल्यू बढ़ रही थी बट एक वैल्यू घट रही थी। ये y वाली वैल्यू तो बढ़ी हमारी, 0 to 20 पहुंची, बट जो x वाली वैल्यू थी वो क्या हो गई, 10 to 0 पहुंच गई। तो ये ऋणात्मक सहसंबंध, एक घटा एक बढ़ा। अब जीरो सहसंबंध कैसे निकलेगा, उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, y वेरिएबल और x वेरिएबल दोनों अलग अलग हैं यहाँ पर। अब हम b में देखते हैं कि जो b का डायग्राम है वो क्या दर्शा रहा है। चलिए, b में हमें दर्शाया गया है कि जो y की वैल्यू है 0 to 10 वो तो बड़ी है, ठीक, वो क्या हो रही है, प्रोग्रेसिव है, प्लस में है। बट जो x की वैल्यू है वो क्या हो रही है, वो 4 में ही लिमिट में है। तो यहाँ पर b आप वेरिएबल देखें, x जो है वो क्या हो जा रहा है, 4 पर ही सिमट गया है, और जो y है वो क्या हो जा रहा है आपका, वो प्रोग्रेसिव है 1 to 10 तक। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो सहसंबंध कहलाएगा। अब यहाँ पर a का भी इसी तरीके का है। देखिए आप, a में क्या हो रहा है कि 0 to 10 तक x की वैल्यू बढ़ रही है, बट y की वैल्यू 4 में ही लिमिट है यहाँ पर। ये भी क्या हो जाएगा, जीरो सहसंबंध दर्शाता है। तो इस तरीके का जो डायग्राम बनता है वो जीरो सहसंबंध को दर्शाता है। ठीक है ना, जीरो कोरिलेशन को दर्शाने वाला डायग्राम ये है, जहां पर क्या चीज रखी गई है, x चर में परिवर्तन का y चर द्वारा प्रत्युत्तर न दिया जाना।
तो y चर क्या हो रहा है, स्थिर है, उसके द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया जा रहा है। अगर ये निगेटिव में जाता तो हम इसे ऋणात्मक सहसंबंध कहते, बट ये निगेटिव में भी नहीं जा रहा है, स्थिर है एक जगह, तो हम इसे जीरो सहसंबंध कहेंगे। ठीक, अन्य सहसंबंध भी होते हैं, अदर कोरिलेशन, वो क्या क्या है वो देखते हैं। पूर्ण सहसंबंधों +1 -1 व शून्य सहसंबंध के मध्य में साहचर्य की सामान्य परिस्थितियां पाई जाती हैं, जिन्हें कमजोर, मध्यम या गहन सहसंबंध के नाम से जाना जाता है। इन तीनों परिस्थितियों को क्रमशः चित्र 2.10, 2.11 और 2.12 में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। इनमें अंकित बिंदुओं के बिखराव अथवा प्रकीर्णन के स्वरूप तथा उनको दिए गए विशिष्ट नाम यथा कमजोर, मध्यम तथा गहन की ओर ध्यान दीजिए। ये परिस्थितियां सामान्य विशेषण हैं, जिनकी कोई विशिष्ट सीमाएं निर्धारित नहीं हैं। बिखराव जितना अधिक होगा, असंभव उतना ही कमजोर होगा। प्रकीर्णन जितना कम होगा, सहसंबंध उतना ही गहन होगा, तथा अंकित बिंदुओं के एक सरल रेखा पर स्थित हो जाने पर पूर्ण सहसंबंध होता है। तो यहाँ पर अब इसमें एक बात यह है कि कमजोर ऋणात्मक सहसंबंध, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स जितने जितने दूर होंगे, सहसंबंध उतना ही क्या होगा, कमजोर होगा। ठीक, तो ये पॉइंट्स दूर हैं, तो इसमें क्या किया गया है, कमजोर ऋणात्मक सहसंबंध, इसे मध्यम धनात्मक सहसंबंध कहा गया है। थोड़े थोड़े ये पार्टिकल सामने आ रहे हैं, बट ये गहन धनात्मक, जितने आपके डायग्राम में पॉइंट्स हैं वो नजदीक होंगे, वे क्या होगा, धनात्मक सहसंबंध या अच्छा सहसंबंध माना जाएगा। और जितने में पॉइंट क्या होंगे, दूर दूर होंगे, उसमें क्या माना जाएगा, ऋणात्मक या उसे कमजोर सहसंबंध माना जाएगा। ठीक, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक वाली बात नहीं है, इस चित्र के आधार पे आपका स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर दूर दूर है, तो सीधी सी बात है, कमजोर ऋणात्मक माना गया इसे। ठीक है ना, और यहाँ पर अगर थोड़ी करीब है तो मध्यम, और अगर ज्यादा डेंस है तो गहन धनात्मक सहसंबंध। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है इसमें सहसंबंध की गणना करने की विधियां। विधियां क्या क्या हैं, ये मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। सहसंबंध की गणना करने की अनेक विधियां हैं, किंतु समय व स्थान की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ हम केवल स्पीयरमैन की कोटि सहसंबंध की व्याख्या करेंगे। तो स्पीयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, तो इन्होंने सहसंबंध के बारे में कुछ बातें कही थी। स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध, तो इसको देखते हैं। स्पीयरमैन ने कोटियों के आधार पर सहसंबंध की गणना विधि की युक्ति प्रदान की। प्रचलित रूप से इसे स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध के नाम से जाना जाता है, जिसका सांख्यिकी में संकेताक्षर, ये पी टाइप का बना हुआ है, लेकिन ये ग्रीक अक्षर है, ग्रीक अक्षर जिसका उच्चारण रो है। इसकी गणना विधि आसान होने के कारण स्पीयरमैन के सहसंबंध का उपयोग अधिक प्रचलित है। इस संबंध की गणना निम्न चरणों में की जाती है। पहला है, अभ्यास में दिए गए x तथा y चरों के आंकड़ों को तालिका के क्रम प्रथम व द्वितीय स्तंभों में उतार लिया जाता है। आगे हम देखेंगे प्रोसेस। ये तो थेरेटिकली है, प्रैक्टिकली जब हम उसे एप्लीकेबल बनाएंगे तो वहां पर हमें सारी चीजें समझ में आएंगी कि भाई स्पेयरमैन का जो सहसंबंध है वो कैसे किया जाता है। दूसरी इसमें बात आ रही है, दोनों चरों की अलग अलग कोटियां निर्धारित की जाती हैं। x चर की कोटियों को तृतीय स्तंभ में अंकित किया जाता है, जिसका शीर्षक x चर की कोटियां हैं। इसी प्रकार y चर की कोटियों yr चतुर्थ स्तंभ में अंकित किया जाता है। आंकड़ों में उच्चतम मान को कोटि एक दूसरे सर्वोच्च मान को कोटि दो अथवा इसी प्रकार अन्य कोटियों का आवंटन किया जाता है। मान लीजिए x चर के आंकड़े 4, 8, 2, 10, 1, 9, 7, 3, 0 तथा 5 हैं, तो XR क्रमशः
तो सबसे बड़ी संख्या 10 है तो 1 यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से 6, 3, 8 इस तरीके से संख्याएं बढ़ जाएंगी। ध्यान दीजिए कि कोटि उदाहरण में 10 श्रेणी में कुल इकाइयों की संख्या बराबर होती है। इसी प्रकार वाई आर का भी निर्धारण किया गया। ये आगे एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। थर्ड, इसमें कंडीशन दी गई है एक्स आर तथा वाई आर के निर्धारण के पश्चात दोनों कोटियों में अंतर ज्ञात किया जाता है, जिसमें धनात्मक ऋणात्मक चिन्हों का ध्यान नहीं रखते। इस अंतर का अभिलेखन 5वें स्तंभ में लिखा जाता है। चूंकि अगले चरण में इन अंतरों का वर्ग निकाला जाता है, इसीलिए इन अंतरों के साथ जुड़े धनात्मक अथवा ऋणात्मक चिन्हों का कोई महत्व नहीं है। अगला हम देखते हैं, प्रत्येक अंतर का वर्ग ज्ञात करके उनका योग कर लिया जाता है। ये मान छठे स्तंभ में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें, इसके पश्चात कोटि सहसंबंध की गणना निम्न सूत्र के आधार पर की जाती है। ये पी नहीं है, ये रो है, ठीक है ना। इसे रो पढ़ा जाता है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। तो रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन कोष्टक एन स्क्वायर माइनस 1 कोष्टक बंद है। तो रो को हम पढ़ते हैं कोटि सहसंबंध, सिग्मा डी स्क्वायर को हम पढ़ते हैं दोनों कोटियों के अंतर के वर्ग का योग, और एन को हम पढ़ते हैं एक्स वाई के युग्मों की संख्या। तो इकोनॉमिक्स में प्राप्तांक आपको दे दिए गए हैं एक्स, और भूगोल में प्राप्तांक आपको वाई दे दिए गए हैं। अब स्पेयरमैन का कोटि सहसंबंध यहाँ पर हम इसे एप्लीकेबल बनाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो एक्स सारे के सारे जितने ज्योग्राफी वाले हैं, सॉरी इकोनॉमिक्स वाले, उन्होंने सारे मार्क्स उतार दिए इनके। वाई में ज्योग्राफी के मार्क्स उतार दिए। एक्स आर में क्या करना है आपको? एक्स आर में कुछ नहीं करना है। जो एक्स में जो वैल्यू है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू को 1 नंबर दे देना है। तो सबसे हाईएस्ट 20 है तो 20 को 1 नंबर दे दिया हमने। फिर उसके बाद 18 है तो 2 दे दिया, ठीक। इसी तरीके से फिर 16 है तो 3। इसी तरीके से हमने लास्ट में 0, जो सबसे कम अंक है, उसे 10 दे दिया। तो इसे नंबरिंग दे देनी है। सबसे ज़्यादा जो अंक है उनको पहली नंबर, और उस तरफ से घटाते हुए कम करते हुए ऑर्डर में रखते हुए लास्ट में हम 0 कर देंगे। वाई आर में भी सेम कर देना है। वाई आर में जो वाई में जो सबसे बड़ी वैल्यू है 24 जैसे है, तो 24 को 1 दे देना है। उसके बाद दूसरी वैल्यू कौन सी है? 20 है, 20 को 2 दे देना है, 18 को 3 दे देना है। इस तरीके से इसमें भी वैल्यू कम ज़्यादा आपको कर देनी, ठीक। अब डी है, तो डी के लिए क्या करना है आपको? माइनस कर दें। जो बड़ा नंबर है, बड़े नंबर से छोटा नंबर। 10 में से 9 माइनस हुआ 1, 7 में से 5 माइनस हुआ 2, 10 में से 9 माइनस हुआ 1, 1 में से 1 गया 0, 0, 0, 0, 7 में से माइनस 6, 1, 6 में से माइनस 5, 1। इस तरीके से अब इसका स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर 2, सॉरी 1 में अगर स्क्वायर लगा दोगे ना, तो स्क्वायर का 1 का 1 ही रहता है, वो कभी 0 का 0 ही रहता है। तो 1 हो गया यहाँ पर। इस तरीके से 2 2 जा 4, ये हो गया पूरा। डी स्क्वायर में इतनी वैल्यू आ गई, एन ये इतने नंबर हो गए टोटल। अब गणना देखते हैं। जब रो कोटि सहसंबंध डी चरों, दोनों चरों x तथा y की कोटियों का अंतर तथा n दोनों चरों अर्थात x माइनस वाई युग्मों की संख्या होती है, तो रो इजगल टू 1 माइनस सिग्मा डी। ये रूल हो गया, और रूल नियम में आपने चीज़ें रख दी हैं। चीज़ें रखने के बाद आप क्या कर रहे हैं? इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करते हुए आप अंतिम में ये आपकी वैल्यू निकल आती है 0.95। तो स्पेयरमैन का कोटि सहसंबंध था, ये बड़ा इजी है। जब आंकड़ों के अंतर्गत दी गई हुई इकाइयों की संख्या कम हो, तो अन्य प्रकार के सहसंबंधों की तुलना में रो अधिक उत्तम स्थानापन्न होता है। इकाइयों की संख्या अधिक होने पर यह अनुपयोगी हो जाता है, क्योंकि जब तक सभी युग्मों की कोटियों की गणना की जाती है, तब तक अन्य प्रकार के सहसंबंध की गणना की जा सकती है। तो ये सहसंबंध भी आज आपने पढ़ लिया। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आपका सेकंड चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, डाटा प्रोसेसिंग या आंकड़ों का प्रक्रमण। इसको आप लोग समझ में नहीं आता तो रिवाइंड करके बार बार देखिए। कोई चीज़ें फिर भी समझ में नहीं आती हैं तो आप लोग क्या करेंगे? इसे कमेंट सेक्शन में लिखेगा जरूर। तो सेकंड चैप्टर आपका पूरी तरीके से आज समाप्त हो चुका है।
जो आंकड़ों का प्रक्रमण था। अब हम कल से तीसरा चैप्टर इसका शुरू करेंगे। ठीक, तो तीसरे चैप्टर के बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़िए, कल को हम उसका फर्स्ट पार्ट हम उसका शुरू कर देंगे। ठीक, तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।